थाईलैंड एक खूबसूरत देश जो अपने सुंदर समुद्री तटों और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। जहां दक्षिण के नीले पानी, सफेद रेत के समुद्र तटों से लेकर उत्तर के हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों तक, थाईलैंड में प्राकृतिक प्रेमियों के लिए सब कुछ है। आपको दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट थाईलैंड में ही देखने को मिलेंगे, जो एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। थाईलैंड का सदियों पुराना एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, जो इसके कई मंदिरों, महलों और खंडरों में छलकता है। तो वहीं थाईलैंड अपनी चकाचौंध भरी नाइट लाइफ के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। और इस नाइट लाइफ के जादू को महसूस करने के लिए लोग दुनिया भर से थाईलैंड खींचे चले जाते हैं। जहां एक तरफ थाई व्यंजन मीठे, खट्टे, नमकीन और मसालेदार स्वादों के अनोखे मिश्रण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, तो वहीं दूसरी तरफ थाई लोग अपनी मेहमान नवाजी और फ्रेंडली नेचर के लिए भी जाने जाते हैं। पर जैसे ही थाईलैंड का जिक्र आता है, दिमाग में एक अलग सी पिक्चर उभरने लगती है, जो थाईलैंड की एक नेगेटिव इमेज को हाईलाइट करने लगती है। पर एक कहावत है, एज इन योर माइंड एज यू विल फाइंड, यानी जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा वैसे आपको दिखने लगता है। पर क्या ऐसा है? आज के इस वीडियो में हम थाईलैंड की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, जहां मैं आप अपनी हाल ही में की गई थाईलैंड पटाया की यात्रा पर, और मैं अपनी इस यात्रा के रोमांचक अनुभवों के साथ ही सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, जिससे अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में जाने की सोच सकते हैं या फिर थाईलैंड के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी यात्रा का विचार बनाते हैं तो 4 मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। पहला, लोकेशन पर कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कहाँ घूमने जाएं और उन लोकेशन तक ट्रैवल कैसे करें। इन सब सवालों के जवाब के साथ अन्य कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने की कोशिश करेंगे, और हम आपको बताएंगे पटाया की यात्रा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, कहाँ घूमने जाएं और घूमने में कितना खर्च आएगा, यहाँ की नाइट लाइफ, फूड ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से वाटर एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स का आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। साथ ही कंप्लीट आइटिनरी हम आपको देंगे और वीडियो के अंत में कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स और जानकारी भी देंगे, जिससे आपकी यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। साथ ही आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो पूरी टिप्स और जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एयर ट्रैवल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो ये डॉक्यूमेंट 2 तरह के हैं। एक है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जैसे पासपोर्ट, जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। वीजा, जो आप यहाँ से लेके भी जा सकते हैं और ऑन अराइवल भी आपको मिल जाएगा। रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड, यानी कम से कम 10,000 बाथ आपके पास होने चाहिए, जो थाईलैंड की करेंसी है। और लास्ट दोनों डॉक्यूमेंट की एयरपोर्ट पे चेकिंग हो भी सकती है और नहीं भी, तो बेटर है कि आप लेकर ही चलें। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेके जा सकते हैं। एडवांस में होटल बुक करा के यहाँ से जा सकते हैं। कोविड सर्टिफिकेट की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगला पॉइंट है पटाया कैसे पहुंचे। तो पटाया पहुंचने के लिए आप देश के सभी बड़े एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट ले सकते हैं, पर सबसे कम समय और किराया कलकत्ता एयरपोर्ट से लगता है। पर अगर आप यहाँ आसानी से कम खर्च में पहुंच सकते हैं, तभी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और हमने अपनी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें लगभग 4 घंटे का समय लगा, और हमारी फ्लाइट पहुंच गई थाईलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट, जिसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, जो बैंकॉक में है। क्योंकि वापसी की फ्लाइट भी हमें इसी एयरपोर्ट से लेनी थी, इसलिए हमने अपने वापसी के सफर में बैंकॉक घूमने का निश्चय किया, और हम यहाँ से टैक्सी लेकर सीधे निकल पड़े अपने आगे के सफर पर, जो था पटाया, एक छोटा पर बहुत ही खूबसूरत शहर। और थाईलैंड की यात्रा बिना पटाया घूमे जैसे अधूरी ही रहती है। बैंकॉक से पटाया का डिस्टेंस 150 किलोमीटर का है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी या फिर अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हैं, जो हर 30 मिनट में आपको स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट या इकामाई बस स्टेशन के पास मिल जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि खर्च कितना आएगा। तो ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर हम आपको एक स्टैंडर्ड जर्नी का एक्सपेक्टेड खर्चा जरूर बताएंगे, जो इस टेबल में दिया गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को कुछ देर के लिए रोक कर आराम से इसे देख सकते हैं। इस हिसाब से टोटल खर्चा 1 लाख रुपए का आएगा। पर आपको कैसी यात्रा करनी है, ये आपके बजट पर निर्भर करता है। और अगर आपको बजट कम है तो आप इन खर्चों को कम भी कर सकते हैं, जैसे सस्ते होटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, दूसरी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और अराउंड 50,000 में आप घूमने आ सकते हैं। पर मेरा मानना है कि जब कभी भी हो विदेश घूमने जाना, पहले भर लेना जेब का खजाना, वरना मुश्किल होगा दिल को बहलाना और वापस लौट के पड़ेगा पछताना। अर्थात विदेश घूमने रोज रोज तो कोई जाता नहीं, तो जाने से पहले अपना बजट और सेविंग अच्छी कर लें, तभी घूमने में मजा आएगा। क्योंकि थाईलैंड अब उतना भी सस्ता नहीं रहा जितना पुराने वीडियो में बताया जाता है। तो एक बार सोच लें।
नाइट लाइफ, फूड ऑप्शंस और वाटर स्पोर्ट्स को हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर पहले बात करते हैं आइटनरी की। पटाया को एक दिन में एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पटाया ठीक तरीके से घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना होगा। आप जितना ज़्यादा पटाया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उतने दिन के हिसाब से अपना प्लान बनाएं। वैसे भी फ्लाइट, वीज़ा और बाकी ज़्यादातर खर्चे आपके सेम ही रहने वाले हैं, चाहे आप 2 दिन रुकें या 4 दिन। आपका केवल रहने, खाने और लोकल ट्रैवल करने का ही खर्चा एक्स्ट्रा होगा। और हमारी यात्रा भी पटाया में 3 दिन की होने वाली थी। आप एक दिन में 2 लोकेशंस को आराम से विजिट कर सकते हैं। पर अगर आप अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर कर सकते हैं तो इवनिंग और नाइट तक आप 3 से 4 लोकेशन आराम से घूम सकते हैं, जैसा हमने किया। और मैक्स पॉसिबल लोकेशंस को हमने एक्सप्लोर किया। क्योंकि हम घूमने ही तो आए हैं, तो हम सभी लोकेशंस की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने मूड और इंटरेस्ट के हिसाब से लोकेशन डिसाइड कर घूमने जा सकें। तो आप इन 3 दिनों को इस तरह से प्लान कर सकते हैं जैसा हमने किया। पहली सुबह हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसी लोकेशन से की जिसको घूमे बगैर पटाया की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और ये लोकेशन है कोलन आइलैंड यानी कोरल आइलैंड, जो पटाया बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां आप 2 तरह से पहुंच सकते हैं। पहला, आप होटल से ही कोई टूर बुक करके जा सकते हैं जो आपको स्पीड बोट से ले जाएगा, जैसे हमने किया, जिसका किराया 1500 रुपए से शुरू होता है, जो एक टाइम बाउंड टूर होता है। और आपको घूमने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और उस निश्चित समय के अंदर ही आपको वापस भी आना होता है। या फिर आप लोकल लोगों की तरह वहां से एक फेरी ले सकते हैं, जिसका एक तरफ का किराया अराउंड 30 बात होता है और इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। और आप अपने हिसाब से लोकेशन घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि शाम तक आपको होटल तो वापस लौटना ही पड़ेगा। स्पीड बोट की सवारी ज़्यादा आनंददायक होती है और पहुंचने में समय भी कम लगता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं। कोरल आइलैंड के आसपास आपको कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हुए दिख जाएंगी और जोश में आके हमने भी कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का फैसला कर लिया जो बाद में हमें भारी पड़ने वाला था। जिसमें से सबसे पहली स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी पैरासेलिंग, जिसमें आपको कोरल आइलैंड का 360 डिग्री व्यू दिखने वाला था। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और ऊंचाई से डर नहीं लगता है तो ही आप इसे ट्राई करें। कभी भी दूसरे को देखकर एक्साइटेड होकर इसे ना करें, क्योंकि एक बार ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिना टूर खत्म किए आप नीचे नहीं आ सकते। स्पेशली कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल ना ट्राई करें। अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हैं तो आप धूप का आनंद ले सकते हैं या फिर आप जेट स्कीइंग का आनंद भी ले सकते हैं, जिसमें आपके साथ एक ट्रेनर भी मौजूद होता है। और अब बारी थी मेरे सबसे बुरे एक्सपीरियंस की, एक नए एडवेंचर यानी स्नॉर्कलिंग की, जिसमें आपको समुद्र में अराउंड 30 फीट की गहराई में नीचे लेके जाते हैं, जहां सी करंट काफी तेज होता है और अपने आप को एक जगह बनाए रखने में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। साथ ही एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और गोता लगाने के बाद जब आप सतह पर आते हैं तो आपको लगातार चक्कर आना और उल्टी के कारण मस्तिष्क या कान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ज़्यादा एयर प्रेशर की वजह से मुझे तो ये एडवेंचर काफ़ी महंगा पड़ा और काफ़ी देर तक मुंह से रुक रुक कर खून आता रहा, जिससे मेरी घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ डॉक्टर और फर्स्ट एड जैसी कोई चीज़ नहीं थी। पर धीरे धीरे मुंह से खून आना तो बंद हो गया, लेकिन सर में दर्द रात तक खत्म नहीं हुआ। ये सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज कॉमर्शियल एंगल को ध्यान में रखकर की जाती हैं और अपनी सेफ्टी की चिंता आपको खुद करनी होती है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा, हृदय रोग या अन्य किसी गंभीर बीमारी का इतिहास रहा है तो स्नॉर्कलिंग करते समय 2 बार सोच लें, क्योंकि यह आइसलैंड शहर से दूर है और यहाँ किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है। हो सके तो बच्चों को इससे दूर ही रखें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद जब हम बीच पर पहुंचे तो साफ पानी और सफेद रेत ने जैसे तबीयत खुश कर दी। स्पेशली व्हाइट सैंड के कारण ये बीच बहुत सुंदर दिखता है। आप बीच पर घूम सकते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं या फिर फोटो क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आपको खाने पीने के काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। चलते फिरते दुकानदार यानी फेरी वाले से सामान लेने से बचें, स्पेशली महंगा सामान। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। बीच काफी सुंदर है और आप यहाँ रुक कर लंच का आनंद भी ले सकते हैं, पर आप यहाँ 3 से 4 घंटे में घूम कर निकल सकते हैं। और यहाँ से निकलकर आप नोंग नोच ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन पहुंच सकते हैं, जिसे नोंग नोच पटाया गार्डन भी कहा जाता है, जो चौनबुरी प्रांत में 500 एकड़ में फैला हुआ एक बोटेनिकल गार्डन और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप यहाँ बस, टैक्सी, टुक टुक द्वारा पहुंच सकते हैं और ये सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है। यह एक तरह का नेचर पार्क है जहाँ अनोखे पौधे यानी डिफरेंट थीम गार्डन्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें फ्रेंच गार्डन, ऑर्किड गार्डन और कैक्टस गार्डन शामिल है। गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए आप हाथी की सवारी या केबल कार की सवारी कर सकते हैं। एलिफेंट शो, पारंपरिक थाई नृत्य और थाई कल्चर शो का भी आनंद ले सकते हैं।
यहाँ डायनासोर वैली की भी सैर कर सकते हैं, जो डायनासोर खुदाई स्थल की एक रेप्लिका साइट है। साइट पर मौजूद कई रेस्टोरेंट हैं जिनमें आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति, शांति और हरी भरी हरियाली के बीच शहर की हलचल से बचने के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है। अगर आप ये गार्डन नहीं घूमना चाहते हैं तो फिर आप बड़ा बुद्धा टेम्पल जा सकते हैं, जिसे वाट फॉर याई के नाम से भी जाना जाता है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक पॉपुलर टेम्पल है, जिसकी खासियत है इसकी विशाल 18 मीटर ऊंची सोने से रंगी हुई शानदार बुद्ध प्रतिमा, जो दूर से ही आपको अट्रैक्ट करती है। बुद्ध प्रतिमा तक जाने के लिए सीढ़ियों के दोनों ओर खूबसूरत विशाल ड्रैगन बने हुए हैं। ऊपर पहुंचकर मंदिर में आपको कई सारी खूबसूरत अलग अलग प्रतिमाएं नजर आएंगी। साथ ही यहाँ से आपको पटाया शहर और आसपास के इलाके का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आएगा और यहाँ से आप फेमस पटाया टावर को भी देख पाएंगे। मंदिर में कोई एंट्री फीस नहीं है और मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। मेरी सलाह है कि आप दिन में आएं ताकि आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आप आनंद ले सकें। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें, मंदिर के हिसाब से कपड़े पहन कर आएं, मंदिर स्थल में शांत रहें, पूजा पाठ में व्यस्त लोगों का सम्मान करें। साथ ही अगर आसपास की दुकान से आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बार्गेनिंग जरूर कर लें। इसके बाद शाम को अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो पास में ही टर्मिनल 21 मॉल घूमने जा सकते हैं, जो एयरपोर्ट की थीम पर बना हुआ है और वन ऑफ द बेस्ट मॉल है इस लोकेशन का। आप यहां पर हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं और मॉल घूमने के बाद आप निकल जाएं पटाया के कुछ फेमस शो को देखने के लिए, जैसे द अल्काजार शो, टिफनी शो, जो कि फैमिली फ्रेंडली शो है जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं। और हमने द फेमस शो द अल्काजार शो का आनंद लिया, जिसकी टिकट करीब 2000 से लेकर 4500 तक होती है और 1.5 से 2 घंटे का ये शो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा रिकमेंड किया जाता है और मैं भी इसे रिकमेंड करूंगा। पर अगर आप सिंगल या कपल में घूमने आए हैं तो आप अडल्ट शो जैसे 89 शो भी देखने जा सकते हैं। दूसरा दिन, मॉर्निंग में दूसरे दिन की शुरुआत आप सेंचुरी ऑफ ट्रूथ से कर सकते हैं। ये पटाया में स्थित विशाल लकड़ी की संरचना है जो मंदिर और महल का मिश्रण है, जिसका निर्माण 1981 में शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है। पर्यटक इसमें हेलमेट पहनकर अंदर देखने जा सकते हैं। ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है और मूर्तियों और नक्काशियों का एक जटिल संग्रह है जो बौद्ध और हिंदू मान्यताओं से प्रेरित है और अयोध्या साम्राज्य की थीम पर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर 100 फीट यानी 30 मीटर से अधिक ऊंचा है। समुद्र किनारे बने इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। इसके 4 विंग्स यानी पंख हैं जो थाई, कंबोडिया, चीन और भारत की संस्कृतियों को दर्शाते हैं। कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसके बाद दोपहर में आप पटाया बीच या जोमेटन बीच पर घूमने जा सकते हैं। दोनों लगभग सेम है, पर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप जोमेटन बीच पर ही घूमने जाएं। ये फैमिली के साथ घूमने के लिए बेस्ट है, जो एक साफ सुथरा, खूबसूरत और काफी फेमस बीच है। ये पटाया बीच से ज्यादा शांत और अधिक फैमिली फ्रेंडली ऑप्शन है। धूप सेकने, तैरने और पैरासेलिंग या जेट स्कीइंग जैसे कुछ वाटर स्पोर्ट्स को भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पर अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो आप इसकी जगह पटाया बीच भी जा सकते हैं, पर यह सिंगल या कपल के लिए ही बेटर ऑप्शन है। मेरी सलाह है कि आप फैमिली के साथ ना जाएं, क्योंकि पटाया बीच पर काफी अडल्ट एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आप दोनों जगहों पर खूबसूरत सनराइज और सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जोमेटन बीच के आसपास ही होटल ले सकते हैं। 1000 से 2000 में आपको यहाँ ठीक ठाक सा होटल मिल जाएगा। और अगर आप एक अच्छा बजट लेके चले हैं तो आप कोई 4 स्टार या 5 स्टार होटल पहले ही बुक करके यहाँ आ सकते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और आप यात्रा का पूरा आनंद ले सकेंगे। हम द जिंग होटल पटाया में रुके थे, जो इस लोकेशन का एक अच्छा होटल है जहां आपको सारी मॉडर्न फैसिलिटी मिल जाएंगी और ये काफी खूबसूरत लोकेशन पर है और होटल बीच के काफी नजदीक बना हुआ है और बैक साइड में ही एक खूबसूरत साफ सुथरा बीच है जहां आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ घूमने आए हैं और आप बीच घूमने नहीं जाना चाहते तो इसकी जगह आप अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया को घूमने जा सकते हैं, जो कि एक आधुनिक एक्वेरियम है जहां अलग अलग थीम्स पर बने 6 जोन हैं, जो इस क्षेत्र में 5000 से अधिक समुद्री जीवों को दिखाते हैं। बच्चों के लिए एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सभी उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप घूमने आ सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस 500 थाई बाट फॉर अडल्ट और बच्चों के लिए 300 बाट है। इसके बाद शाम को आप पटाया बीच के नजदीक किसी रेस्टोरेंट में खूबसूरत सनसेट व्यू को देखते हुए स्वादिष्ट सी फूड का आनंद ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो दिन भर की थकान मिटाने के लिए एक पारंपरिक थाई मसाज या स्पा का प्लान भी कर सकते हैं और इस थाई मसाज से आपकी शाम थोड़ी आरामदायक हो जाएगी, जिसके लिए थाईलैंड फेमस है। पर पहले थोड़ा रिसर्च कर लें और साथ ही थोड़ा बार्गेन भी कर लें। ऐसा ना हो कि एक्साइटमेंट में आके मसाज के बाद दर्द के साथ साथ जेब भी हल्की हो जाए।
डे 3 सुबह सुबह टाइगर पार्क की एक रोमांचकारी मुठभेड़ के साथ अपना दिन शुरू कर सकते हैं, जो जोमेटियन ब्रिज से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक प्रकार का जू है। यहाँ एंट्री फीस 200 बाट से शुरू होती है और अगर आपको टाइगर के साथ फोटो भी खिंचवाना है तो अलग अलग टाइगर के साइज के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है। आप अपना टाइगर पार्क का सफर 1400 से 1500 रुपए में शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ हर साइज का टाइगर मिल जाएगा और आप टाइगर के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। साथ ही टाइगर के छोटे बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं। हर टाइगर के साथ आपको 10 मिनट का समय मिलता है और साथ में एक ट्रेनर भी होता है आपकी सेफ्टी के लिए। तो टाइगर पार्क के बाद अगला डेस्टिनेशन हमारा होने वाला था फ्लोटिंग मार्केट, जो टाइगर पार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। और अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपका ट्रैवल टाइम और ट्रैवल फेयर दोनों बचता है। और अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आपके लिए यहाँ बहुत कुछ है। 2008 में बनी ये फ्लोटिंग मार्केट नदी के किनारे का एक मेन अट्रैक्शन है, जो पारंपरिक थाई जीवन शैली और क्षेत्रीय उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह 4 जोनों में डिवाइडेड है, जिसमें प्रत्येक जोन थाईलैंड के एक अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ आप नाव के द्वारा नहरों के किनारे आरामदायक सवारी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप हैंडीक्राफ्ट, थाई फूड, डांस, म्यूजिक की बड़ी वैरायटी का आनंद ले सकते हैं। ये मार्केट सुबह 10 बजे खुलती है, जो रात को 11 बजे तक खुली रहती है और इसमें टूरिस्ट के लिए एंट्री फीस 200 बाट है। और इसके बाद हमारा दिन का सफर पटाया टॉप व्यू यानी पटाया टावर पर भी जारी रहा, जो लोकेटेड है पटाया बीच रोड जोमेटन बीच पर। टावर में कुल 55 मंजिल हैं। टावर की सबसे ऊपरी मंजिल यानी ऑब्जर्वेशन डेक से शहर और समुद्र के किनारे का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। आप यहाँ से दूर स्थित कोरल आइलैंड को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, केबल राइड, टावर जंप, स्काई शटल। और हमने भी स्काई शटल का आनंद लिया, जो आपको सीधा जोमेटन बीच पर छोड़ता है। इसके अलावा टावर में कई रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स और होटल भी हैं। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टूरिस्टों के लिए खुला होता है और अलग अलग गतिविधियों के हिसाब से अलग अलग एंट्री फीस भी है। अब तीसरे दिन की शाम को अगर आप थक चुके हैं तो आराम कर सकते हैं, या फिर आप मॉल में, मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, जहां से आप अपने लिए या अपनों के लिए कुछ सामान या गिफ्ट आइटम खरीद सकते हैं। या फिर आप पटाया की नाइट लाइफ सफारी का भी आनंद ले सकते हैं और आप वॉकिंग स्ट्रीट घूमने जा सकते हैं। पटाया अपनी नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के बार, रेस्टोरेंट, डांस, म्यूजिक, रात भर चलने वाली एक्टिविटीज हैं। और पटाया वो शहर है जो कभी सोता नहीं। यहाँ आपको दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हुए टूरिस्ट दिख जाएंगे और आप यहाँ इंटरनेशनल फूड, थाई फूड, डांस, ड्रिंक, लाइव म्यूजिक, रूफटॉप बार और बहुत सारी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। तो जैसा हमने कहा था कि वीडियो के अंत में बहुत ही जरूरी टिप्स एंड जानकारी हम आपको देंगे, जिससे आप यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और साथ में अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो पहला, थाईलैंड की ट्रैवल पॉलिसी के हिसाब से आपके पास कम से कम 10,000 बाट होने चाहिए, यानी इंडियन रुपीज में 2,500 रुपए आपके पास होने चाहिए, जो आप इंडिया में ही किसी ट्रैवल एजेंसी से एक्सचेंज में ले सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पर भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। नॉर्मली इसकी चेकिंग तो नहीं होती, पर अगर अथॉरिटी मांगती है एयरपोर्ट पे तो आपको दिखाना पड़ेगा। वैसे भी कोई घूमने खाली हाथ तो जाना नहीं चाहेगा। दूसरी टिप, क्या आप जानते हैं कि अगर आप थाईलैंड में कोई भी कीमती सामान की शॉपिंग करते हैं तो वहां की गवर्नमेंट आपको सारा वैट रिफंड कर देती है। जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या फिर आप जेम गैलरी घूमने जाते हैं और वहां से ज्वेलरी परचेज करते हैं, तो शॉपकीपर से वैट स्लिप मांगे, जिसके लिए उसे आपकी पासपोर्ट की जरूरत होगी और पासपोर्ट आपको दिखाना होगा। और घूमने के दौरान इस वैट स्लिप को संभाल के रखें और जब आप वापस जाएंगे तो थाईलैंड एयरपोर्ट पर ही वैट के लिए एक अलग से काउंटर बना होता है, जहां आपको अपने पासपोर्ट के साथ ये स्लिप दिखानी होती है। उसके बाद आपका वैट का अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है, पर इसके लिए आपको एयरपोर्ट नॉर्मल समय से थोड़ा पहले निकलना होगा, क्योंकि अक्सर वैट काउंटर पे भीड़ होती है, जिससे आपको फ्लाइट पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। तीसरी टिप, मोबाइल की इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा के जाएं कि नहीं। अगर आपका बजट है तो आप इंडिया से ही मोबाइल इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करवा के भी जाएं और एक्टिवेट करवा के भी जाएं, या फिर आप थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचकर भी सिम खरीद सकते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे आपको सिम के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज पैक खरीद सकते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थाईलैंड की लोकल मार्केट में पहुंचकर सिम खरीदें। यहाँ पर आपको 7-Eleven नाम की एक चेन मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सिम की वैरायटी और अट्रैक्टिव ऑफर्स भी मिल जाएंगे, जो एयरपोर्ट पे मिलने वाले सिम से सस्ता होगा। साथ ही 7-Eleven नाम की ये चेन आपको थाईलैंड में हर कहीं दिख जाएगी और आपकी जरूरत का हर सामान आपको लगभग यहाँ मिल जाएगा। चौथी टिप्स, फेरी वाले यानी चलते फिरते सामान बेचने वाले दुकानदार से सामान खरीदना अवॉइड करें जब तक कि ये बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि इनके द्वारा बेचे जाने वाला सामान की क्वालिटी बहुत खराब होती है।
स्पेशली लेदर का सामान तो बिल्कुल ही मत लें, और ये सामान कभी कभी एक दिन में नहीं चलता है। तो ये सब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और हो सके तो सामान पक्की दुकानों से ही खरीदें, क्योंकि तरस खाकर खरीदे गए सामान के लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। 5वीं टिप्स, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करके जाएं, क्योंकि थाईलैंड में ये करना आपको महंगा पड़ेगा। और अगर आप कैश की फॉर्म में करेंसी को कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल एजेंसी से प्रीपेड कार्ड भी ले सकते हैं, जो डेबिट कार्ड की तरह ही वर्क करता है, जिसे कैरी करना आसान होता है। और बैलेंस लो होने की सिचुएशन में आप अपने रिलेटिव्स को कॉल करके इंडिया में उसे टॉपअप भी करवा सकते हैं। इसके यूज पर शॉपिंग करने में आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ता है, और वापस इंडिया लौटने के बाद आप बचे हुए अमाउंट को ट्रैवल एजेंसी से वापस ले सकते हैं। ज्यादातर लोग घूमने के माइंडसेट से ही जाते हैं, पर इसी दौरान घूमते हुए उन्हें कई ऐसी अनोखी चीजें दिख जाती हैं जिन्हें खरीदने से वो अपने आप को रोक नहीं पाते, और ऐसे समय में उन्हें करेंसी एक्सचेंज वहीं कराना पड़ता है, जो काफी महंगा पड़ता है। तो हो सके तो इंडिया से ही एक शॉपिंग के लिए अलग से करेंसी एक्सचेंज करके अमाउंट लेके जाए, और शॉपिंग के दौरान करेंसी एक्सचेंज में अपना अमाउंट वेस्ट ना करें। 6ठी टिप्स, क्वेश्चन होता है कौन सी शॉपिंग करें। तो मेरी माने आप यहाँ से कुछ कूल क्लोथ खरीद सकते हैं, जिनकी क्वालिटी इंडिया में इसी रेट सेगमेंट में मिलने वालों से काफी बेटर होती है। आप यहाँ से होम डेकोरेशन के लिए भी कुछ आइटम खरीद सकते हैं, जो आपको जल्दी से इंडिया में नहीं मिलेंगे। और साथ ही अगर आप जैम गैलरी विजिट करते हैं तो आप यहाँ से कुछ कूल ज्वेलरीज भी खरीद सकते हैं। अब क्या ना खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो ज्यादातर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आसानी से मिल जाएंगे, तो वहां से उसको उठा के लेके आने का कोई मतलब नहीं है। यही आइटम इंडिया में खरीदने पे आपको रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाती है। साथ ही ज्यादातर लोग मोबाइल की खरीदारी करना चाहते हैं, वो भी आईफोन। पर आईफोन अब इंडिया में ही बनने लगा है, तो प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। साथ ही यहाँ आपको आसानी से EMI फैसिलिटी और दूसरे ऑफर भी मिल जाएंगे। 7वीं टिप्स, थाईलैंड में ट्रैवल के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है टुक टुक। यह एक तरीके का शेयरिंग रिक्शा होता है, जिसका प्राइस काफी नॉमिनल होता है, और आप शहर में ट्रैवल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको काफी सेविंग होगी। और आप कहीं जाने के लिए इसे बुक भी कर सकते हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लें, क्योंकि टूरिस्ट को देखते ही सभी ऑटो वालों के रेट डबल हो जाते हैं। ये बुकिंग में टैक्सी से थोड़ा सस्ता पड़ता है, पर अगर आप टैक्सी से ही घूमना चाहते हैं तो ग्रैब मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। ये ओला उबर की तरह ही है। साथ ही आप मूव इट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बसों, ट्रेनों और फेरी की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इस ऐप से आपको अपनी ट्रैवल की प्लानिंग बनाने और उसमें लगने वाले समय की जानकारी भी मिल जाएगी। आप यहाँ लगभग 500 रुपए में स्कूटी भी किराए पर ले सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वरना कम से कम 1000 बाट का चालान है। तो आप स्कूटी को ड्राइवर के साथ किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा पटाया सिटी ट्रैवल गाइड ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे शहर घूमने में आपको काफी आसानी होगी। साथ ही आप गूगल ट्रांसलेटर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको आप ऑफलाइन यूज करके थाई टेक्स्ट और स्पीच को समझ सकते हैं। तो इन 3 दिनों में हमने कई लोकेशंस को विजिट किया, कई मार्केट को एक्सप्लोर किया, कई जगहों पे शॉपिंग्स की, और टेस्टी स्ट्रीट फूड का स्वाद चखा, और लोगों के मिलनसार स्वभाव को भी महसूस किया, जिसने हमारी इस यात्रा के अनुभव को यादगार बना दिया। और अब पटाया को अलविदा कहने का समय आ गया था, और मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस शानदार शहर की यात्रा पर आने के लिए प्रेरित किया होगा। तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हम जैसे न्यू यूट्यूबर्स को ग्रो करने में काफी हेल्प मिलती है, और यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, या फिर आप थाईलैंड ट्रैवल के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, और हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी थाईलैंड की इस यात्रा से रिलेटेड हमारे और भी वीडियो आने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये तो हमारी थाईलैंड यात्रा का बस पहला पड़ाव था, और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे थाईलैंड के एक और खूबसूरत शहर के एक और नए वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।